दोपहर का समय था। भीखन अपने खेत में मेहनत से काम कर रहा था। तभी उसकी पुत्री झुमकी उसके लिए खाना लेकर वहां आ गई। पिताजी, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ। अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खा लीजिए। उसके बाद फिर काम कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही समय पर तू मेरे लिए खाना लाई है झुमकी। अरे भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चल बेटा, हाथ धो लेता हूँ। झुमकी मुस्कुरा दी। भीखन ने पानी से हाथ मुंह धोया और वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो मुस्कुराते हुए झुमकी की ओर देखने लगा। कुछ भी कहो, तेरी माँ आज भी बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती है। झुमकी हंसने लगी। कुछ देर बाद भीखन ने सारा खाना खा लिया। चल बेटा, अब सीधे घर जाना है ना। भाग के जा बेटा, जा जा। झुमकी चुपचाप घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही झुमकी ने देखा कि बाहर बंधी उसकी गाय जोर जोर से आवाज कर रही थी। गाय बेचैनी में पूंछ हिलाते हुए बार बार गला उठाकर करुण स्वर में रंभाने लगी, जैसे भूख और प्यास की शिकायत कर रही हो। ये देखकर झुमकी घबरा गई। माँ, आपने राम प्यारी को आज चारा नहीं डाला क्या? इतना कहकर झुमकी प्यार से गाय की पीठ पर हाथ फेरने लगी। दरअसल वो अपनी गाय को प्यार से राम प्यारी कहा करती थी। कौशल्या बाहर आई। कभी अपना भी ख्याल किया कर बेटी। तूने खुद खाना खाया या नहीं? मैं देखती हूँ तुझे अपने से ज्यादा अपनी गाय की चिंता रहती है। क्यों नहीं माँ, आप मेरी पहली माँ हो और राम प्यारी मेरी दूसरी माँ है। इतना कहकर झुमकी ने वहीं रखा चारा गाय के आगे डाल दिया। राम प्यारी चारा खाने लगी, लेकिन पानी के लिए इधर उधर देखने लगी। अरे, मेरे ध्यान से तो उतर ही गया। घर में पानी खत्म हो गया है। तू जल्दी कुएं से पानी भर ला। झुमकी तुरंत गगरी उठाकर घर से कुछ दूर स्थित कुएं की ओर चल पड़ी। कुएं के पास एक लड़की पहले से खड़ी थी। उसे देखकर झुमकी मुस्कुरा दी। अरे रचना, आज तुम जंगल में लकड़ियां काटने नहीं आई? रचना एक अनाथ लड़की थी जो झुमकी के घर से कुछ दूरी पर झोपड़ी में रहती थी और जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। आज शरीर में बहुत थकान हो रही थी और कल जो लकड़ियां काटी थी वो अच्छे दामों में बिक गई। 3 दिन के खाने का इंतजाम हो गया, इसलिए सोचा थोड़ा आराम कर लूं। दोनों मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद दोनों पानी भरकर घर की ओर लौटने ही वाली थीं कि तभी दूर से जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ आता हुआ दिखाई दिया। दोनों चौंक गईं। अरे झुमकी, ये तो जमींदार का पुत्र इसी ओर आ रहा है। आने दे, मुझे उसकी तरफ देखने का कोई शौक नहीं है। कुछ दिनों से ये मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रहा है। इसकी नजर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इससे बहुत संभल कर रहना झुमकी। ये बेहद चरित्रहीन किस्म का है। न जाने कितनी औरतों का जीवन बर्बाद कर चुका है। मुझे तो इसकी शक्ल से ही डर लगता है। कुछ ही देर में शमशेर सिंह झुमकी के सामने आकर खड़ा हो गया। झुमका गिरा रे हमरे गांव के बाजार में। टेनने टेनने टे। क्यों भाई? अरे झुमकी, जरा हमसे भी बात कर ले। हमको तुमसे कुछ बात करनी है। रचना ने झुमकी की ओर देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे ओ झुमकी, तुझसे कुछ जरूरी बात करना है रे। काफी दिन से सोच रहा था कि तुझसे अपने मन की बात कह दूं। कौन सी मन की बात? क्या कहना चाहते हो? ए झुमकी, अब क्या कहें। जब से तुमको है देखा, मेरी रातों की नींद उड़ गई है।
सच कहें तो हमें तुमसे प्यार हो गया है रे, प्यार। झुमकी क्रोधित होकर वहां से चली गई। झुमकी के जाते ही शमशेर सिंह का मित्र भैरो उसके पास आया। थू 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 थू, अरे अरे अरे, ऐसी बेइज्जती भगवान किसी की ना कराए। माने की इतना गुस्सा होके काहे देखते हो भैया? अरे तुम जमींदार के पुत्र हो, झुमकी को ये बात समझनी चाहिए थी, लेकिन वो तो तुम्हारी बेइज्जती करके चली गई। हाँ, और इस बेइज्जती की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। क्रोधित अवस्था में दोनों वहां से चले गए। झुमकी तेज कदमों से चलती हुई अपनी सहेली रचना के पास पहुंच गई। वो तुमसे क्या कह रहा था? बोल रहा था मुझे प्रेम करता है। देख झुमकी, इन अमीर लोगों की बातों में कभी मत फंसना। रचना अपनी झोपड़ी की ओर चली गई और झुमकी अपने घर की तरफ बढ़ गई। अगले दिन झुमकी की माँ झुमकी से बोली, झुमकी जा अपने पिताजी को खाना दे आ। झुमकी खाना लेकर घर से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर उसकी गाय राम प्यारी पर पड़ी। झुमकी मुस्कुराती हुई बोली, चल राम प्यारी, आज तुझे भी खेत की सैर कराती हूँ। गौरी अपनी गाय के साथ अपने खेत में आ गई। अरे झुमकी, क्या बात है, आज राम प्यारी को भी साथ ले आई। और राम प्यारी पिताजी, सोचा कि आज इसे भी खेत की सैर कराती हूँ। कुछ देर बाद झुमकी राम प्यारी को लेकर अपने घर की ओर चली गई। झुमकी आधे रास्ते तक पहुंची ही थी कि तभी अचानक जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह झुमकी के सामने आकर खड़ा हो गया। झुमकी गुस्से से शमशेर सिंह की ओर देखकर बोली, मेरा रास्ता छोड़ दो। झुमकी ने मेरे दिल का झुमका जो गिराया, हुआ मेरा बड़ा बुरा हाल। ए झुमकी, कल मैंने तुमसे बड़े प्रेम से कहा था कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और तुम गुस्से में बगैर जवाब दिए मुझे बेइज्जत करके चली गई। देखो, अब इस बात को ज्यादा खींचातानी ना करो, सीधी सीधी तरह हाँ कह दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? इतना बोलकर शमशेर सिंह ने तुरंत झुमकी का हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल झुमकी की गाय क्रोधित अवस्था में आ गई और उसने एक जोरदार सींग शमशेर सिंह के शरीर पर दे मारा। शमशेर उछलता हुआ वृक्ष से जा टकराया और गुस्से में राम प्यारी को देखने लगा। झुमकी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी राम प्यारी को लेकर सीधे अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही झुमकी फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। झुमकी को रोते हुए देखकर उसकी माँ कौशल्या घबरा गई और बोली, झुमकी क्या हुआ बेटी, तू ऐसे क्यों रो रही है? झुमकी ने रोते रोते सारी घटना अपनी माँ को बता दी। ये सुनते ही कौशल्या का चेहरा क्रोध में भर गया। शाम को जब भीखन खेत से थककर घर लौटा तो कौशल्या ने उसे सारी बात बता दी। आखिर जमींदार के बेटे की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को छेड़ने की? उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने उसका हाथ तक पकड़ लिया। अरे जमींदार के पुत्र को तो पूरा गांव जानता है, उसकी नजर कितनी गंदी है कौन नहीं जानता। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं कल खुद जमींदार से उसके पुत्र की शिकायत करूंगा। हाँ। अगले दिन भीखन सीधे जमींदार की हवेली पहुंचा। भीखन को देखकर जमींदार मुस्कुरा दिया। बताओ भाई, लगता है कि आज सारा कर्ज चुकाने के लिए आए हो, हैं? जमींदार जी, जो मैंने कर्ज आपसे लिया था उसका अभी इंतजाम तो नहीं हो पाया है, तो मैं। अरे पिछले 2 महीने से तूने ब्याज नहीं चुकाया, हैं?
बात करता है। ये भीखन, तू अच्छी तरह से जानता है कि इस गांव की 90% जमीन मेरे कब्जे में है, क्योंकि वो किसान न कर्ज चुका पाए और न ब्याज, और जो 10% बचे हैं वो ब्याज देते हैं, इसीलिए उनकी जमीन बची हुई है। अब जब तेरे पास न कर्ज चुकाने के लिए धन है और न ब्याज के लिए, तो तू मेरी हवेली में क्या अंडे देने आया है? काहे के लिए आया है तू? हैं? मैं आपके पुत्र की शिकायत करने के लिए आया हूँ। हैं? मेरे पुत्र की शिकायत? क्यों रे, शमशेर ने क्या कर दिया? बात यह है कि उसने झुमकी को छेड़ा है, यहाँ तक कि उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश की। अब ये सच है कि हम आपके कर्जदार हैं, गरीब हैं, लेकिन हमारी भी इज्जत है जमींदार जी, हमारा भी सम्मान है। तनिक अपने पुत्र को समझाइए कि इस तरह से हमारी इज्जत से खिलवाड़ ना करे। इतना कहकर भीखन वहां से चला गया। भीखन के जाते ही जमींदार शमशेर के कक्ष में पहुंचा। ए नवाबजादे, जरा रुकिए रुकिए रुकिए, ये बताइए, क्या आपने भीखन की बेटी को छेड़ा था? हैं? अरे पिताजी, मैंने छेड़ा थोड़ी था, मैंने तो अपने प्रेम का इजहार किया था। पिताजी, मैं उसकी बेटी से प्रेम करता हूँ ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरी अकल पे क्या पत्थर पड़ गए हैं? तुम्हें नहीं पता कि वो हमारी बराबरी का नहीं है? हैं? वो हमारा कर्जदार है और तुम उसकी बेटी से नैन मटक्का कर रहे हो? पागल लड़का है ये तो। पिताजी, अब ये तो आप भी जानते हैं ना, झुमकी गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अब उसको देख के मेरा मन डोल डोल गया, तो मैं क्या करूं? मैं भी उसके आगे पीछे डोल डोल गया। ए, ज्यादा डोल मत, नहीं तो मैं तुझे घर से ढोल दूंगा। बड़ा आया नौटंकी बाज। और तू उससे विवाह के सपने देख रहा है, जबकि उसका पिता तुम्हारी शिकायत करने आया था। नालायक कहीं का। साफ साफ शब्दों में कह देता हूं, वो मुझे धमकी देकर गया है कि मैं तुझे समझाऊं। नहीं तो आखिर तुमने उसकी बेटी के साथ किया क्या है, ये बता। अरे कुछ नहीं किया पिताजी, वो रास्ते से जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे था, मैंने उसको रोका, अपने मन की बात कही, बात कहते कहते उसका हाथ पकड़ लिया। अब बताइए भला, इसमें क्या गलत किया? अब मैं आपका पुत्र हूँ और आप इस गांव के जमींदार हैं, मैं किसी भी लड़की का हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ ना, खासकर उन लोगों का जो हमारे कर्जदार हैं। और भीखन हमारा कर्जदार है, लेकिन उसकी शिकायत मेरी हवेली तक आनी नहीं चाहिए थी। बाकी तुम्हें क्या करना है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। शमशेर सिंह गुस्से में बड़बड़ाने लगा। अरे नाम भीखन भिखारी कहीं का, ये तूने शिकायत करके ठीक नहीं किया। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बेटी की, तो अब तो मैं उसे अपनी दुल्हन बनाकर ही रहूंगा। अगले दिन शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ सीधे भीखन के घर पहुंचा। भीखन उस समय घर पर मौजूद था। ए भीखन, अरे क्यों, तूने मेरे पिता से कर्ज लिया था, अब तक नहीं चुकाया तुमने, 2 महीने से ब्याज भी नहीं दिया। क्या क्या देख क्या रहा है, क्या चल रहा है ये? अब देखिए, आप तो जानते हैं कि कुछ समय से वर्षा ठीक से नहीं हो रही है, अब फसल अच्छी नहीं हुई है, तो इसीलिए आमदनी भी रुकी हुई है। शमशेर सिंह ने अपने मित्र भैरों की ओर देखा। ए भैरो, जा तो भीखन की गाय खोल ला, जा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ये गाय क्यों? ज्यादा उछल कूद नहीं करने का, शांति पकड़ के रख। 2 महीने से ब्याज नहीं चुकाया तो गाय नहीं तो क्या तुझको ले जाऊंगा? कुछ ना कुछ तो लेके जाऊंगा ना, और आज से तेरी गाय मेरी हुई, समझ गया? तभी वहां झुमकी दौड़ती हुई आ गई। ऐसा अन्याय मत करो, मैं इसे अपनी माँ मानती हूँ, मेरी राम प्यारी को मत ले जाओ। शमशेर सिंह मुस्कुराया। अगर तुम कहो रानी, तो मैं तुम्हारी राम प्यारी को नहीं ले जाऊंगा, बल्कि
ऐसी 10 राम प्यारी तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। भीखन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। शमशेर सिंह हंसता हुआ झुमकी की गाय लेकर अपने मित्र भैरों के साथ वहां से चला गया। झुमकी रोती हुई अपने घर से बाहर निकल गई और सीधा जंगल की ओर चली गई। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां उसकी सहेली रचना आ गई, जो जंगल में लकड़ियां काट रही थी। झुमकी को रोता हुआ देखकर वो चौंक गई। झुमकी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? झुमकी ने रोते रोते सारी घटना रचना को बता दी। रचना ने लंबी और गहरी सांस ली। झुमकी, ये सब शमशेर सिंह जानबूझकर कर रहा है ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ और खुद को उसके हवाले कर दो। तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो चाहे कुछ भी कर ले, तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना। तुम नहीं जानती रचना, मैं अपनी राम प्यारी से कितना प्रेम करती थी। जब तक मैं उसे चारा नहीं खिलाती थी, खुद खाना नहीं खाती थी। धीरज रखो झुमकी, सब ठीक हो जाएगा। रोने से कुछ नहीं होगा। अब चलो, घर चलो। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। पक्का आ जाओगी ना? हाँ, मैं आ जाऊंगी। रचना चुपचाप वहां से चली गई। झुमकी काफी देर तक वहीं बैठी रही। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई करहा रहा हो, लेकिन मुझे तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। झुमकी आवाज की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगी। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक व्यक्ति झाड़ियों में गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था। झुमकी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। हे भगवान, इसे तो बहुत गहरी चोट लगी है। अगर जल्दी इसके जख्म पर जड़ी बूटियां नहीं लगाई गई तो ये जख्म घाव बन जाएगा। झुमकी को जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान था। उसने तुरंत आसपास से जड़ी बूटियां तोड़ी। जड़ी बूटियों को पीसकर उस व्यक्ति के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ ही देर में जख्म से बहता खून रुक गया। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति को होश आया। वो उठकर बैठ गया। हाँ, कौन हो तुम? बड़े ही अजीब आदमी हो। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ बेहोश पड़े थे। अगर मैं तुम्हारे जख्मों पर जड़ी बूटी नहीं लगाती तो तुम्हारा तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम राजकुमार जयंत है। दरअसल मेरे महल में एक घोड़ा है जिसे अब तक कोई काबू नहीं कर पाया। और न जाने मेरे मन में क्या आया, मैं उसकी पीठ पर बैठकर उसे काबू करने लगा। अब वो घोड़ा तो घोड़ा ठहरा, इतना तेज दौड़ा कि दौड़ाते दौड़ाते मुझे जंगल में ले आया। संतुलन बिगड़ा, मैं गिर पड़ा और मुझे होश ही नहीं रहा। अब जाके मुझे होश आया है। अगर आप प्रेम से उस घोड़े को समझाने का प्रयास करते तो शायद वो आपको अपनी पीठ पर सवारी करने देता। जरूरी नहीं कि हर जीत ताकत से ही हासिल हो। प्रेम से हम कठिन से कठिन कार्य भी पूरा कर सकते हैं। राजकुमार जयंत मुस्कुरा दिया। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो। वैसे तुम्हारे विचारों से हम बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि तुम्हारे होठों पर तो मुस्कान है, पर फिर भी तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। क्या बात है? लगता है आप मन की गहराइयों को आंखों से ही पढ़ लेते हैं। और हमें इसमें महारत हासिल है। बताओ क्या बात है? झुमकी और राजकुमार जयंत काफी देर तक बातें करते रहे। झुमकी, सही बताओ, मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं कल फिर से जंगल आऊंगा। ये बताओ, क्या तुम मुझसे कल भी मिलोगी? क्योंकि अगर कल फिर किसी मुसीबत में फंस गया तो मुझे कोई निकालने वाला तो होना चाहिए ना, है ना? मिलोगी ना? हाँ, जरूर मिलूंगी। बस किसी घोड़े की पीठ पर जबरदस्ती बैठकर मत आइएगा। क्या पता इस बार चोट और गहरी लग जाए। राजकुमार जयंत मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। झुमकी भी चुपचाप अपने घर लौट गई। शाम को झुमकी रचना की झोपड़ी में पहुंची और उसे सारी घटना सुना दी। सच में? लगता है
राजकुमार तुम्हारी बातों से बहुत प्रभावित हो गया है। कहीं तुझे उससे प्रेम तो नहीं हो गया? क्या पागलों जैसी बातें कर रही है? अभी तो हमारी पहली ही मुलाकात हुई है। तो इसका मतलब दूसरी मुलाकात में प्रेम पक्का। तेरी छेड़ने की आदत नहीं जाएगी। अब मैं तुझे कोई भी बात नहीं बताऊंगी। रचना मुस्कुराने लगी। झुमकी वहां से चली गई। अगले दिन झुमकी फिर से जंगल पहुंची। राजकुमार जयंत पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे झुमकी और राजकुमार जयंत की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे की संगत में समय बिताने लगे। एक दिन राजकुमार जयंत ने झुमकी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ए झुमकी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बताओ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ और तुम एक राजकुमार हो। क्या तुम्हारे पिता हमारी शादी के लिए मान जाएंगे? ओहो, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अपने पिताजी को मना लूंगा। हाँ। झुमकी ने हल्की मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन दूर से इस दृश्य को जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह अपने मित्र भैरों के साथ देख रहा था। ए शमशेर, तेरा सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। देख, तेरी चिड़िया तो कोई और अपने जाल में फंसा रहा है। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या हो गया? अरे तुम देख नहीं रहे? इस राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार जयंत अब झुमकी से प्रेम करने लगा है। झुमकी तो इस राज्य की राजकुमारी बन जाएगी। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा कर पाओगे? बताओ बताओ। मेरी बात मानो तो तुम झुमकी के बारे में भूल जाओ और जहां तक हो सके अपने किए की झुमकी और उसके पिता से क्षमा मांग लो। कहीं ऐसा ना हो कि झुमकी तुम्हारा झुमका गिरा दे। अगर वाकई में झुमकी का विवाह राजकुमार से हो गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है कि तुम अभी तक मुझे पहचान नहीं पाए हो भैरव। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरने वालों में से हूं? मेरे और झुमकी के बीच में जो भी आएगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर शमशेर सिंह गुस्से से वहां से चला गया। अगले दिन राजकुमार जयंत फिर से जंगल पहुंचा और झुमकी का इंतजार करने लगा। तभी वहां जमींदार का पुत्र शमशेर सिंह आ गया। ओ राजकुमार जयंत, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। आप अक्सर जंगल में घूमने आते रहते हैं, है ना? हाँ, दरअसल क्या है कि हमें जंगल की शांति से बहुत प्रेम है। तो क्या आपने जंगल में उस विचित्र श्वेत हिरण को देखा है क्या? क्या कहा तुमने? श्वेत हिरण? ये क्या बात कर रहे हो? ऐसा हिरण तो हमने कभी नहीं देखा। अरे दाद, इसका मतलब तो आप उसके बारे में कुछ हो नहीं जानते हैं। अरे राजकुमार जी, इस जंगल में एक श्वेत हिरण है और जो मनुष्य की तरह बात करता है। और मैं जानता हूं वो कहाँ रहता है। आपको देखना है क्या? देखना है क्या? अरे देखना चाहते हैं तो मेरे साथ चलिए ना। रुको रुको। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो अंजाम जानते हो? लो, अब राजकुमार से कौन मस्खरी करेगा भला? मेरी इतनी कहाँ मजाल। प्राण जाएंगे, सब पता है मुझे। अरे आप तो चलिए तो। चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उस श्वेत हिरण को जरूर देखना चाहूंगा। चलो बताओ कहाँ है वो? शमशेर सिंह राजकुमार को जंगल के भीतर एक ओर ले गया। कुछ देर बाद एक दलदल वाला तालाब दिखाई दिया जिसके आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। यहाँ तो सन्नाटा है। यहाँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा।
अगले ही पल शमशेर सिंह ने राजकुमार जयंत को जोर से तालाब में धक्का दे दिया। राजकुमार जयंत बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसके पैर मिट्टी में धंसते जा रहे हों। मूर्ख राजकुमार, ये पानी नहीं है बल्कि पानी के नीचे दलदल है, दलदल। दूर से देखने में ये तालाब लगता है, लेकिन मेरे गांव के लोग जानते हैं कि इसके नीचे दलदल है। अब तुम इससे कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अरे मेरे और झुमकी के बीच में जो आएगा उसका झुमका गिरा दिया जाएगा, और देखो तुम डूबते 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 डूब जाओगे। राजकुमार जयंत हाथ पैर छटपटाता रहा, लेकिन कुछ ही देर में वो दलदल में डूबकर शांत हो गया। शमशेर सिंह हंसता हुआ वहां से चला गया, लेकिन शमशेर सिंह ये नहीं जानता था कि दलदल वाले तालाब के सामने ही रचना लकड़ियां काट रही थी। रचना ने दूर से ये पूरा दृश्य देख लिया। वो बुरी तरह डर गई। हे भगवान, इस शमशेर ने तो राजकुमार को दलदल में गिराकर मार डाला। मुझे ये खबर तुरंत झुमकी को बतानी होगी। इतना कहकर रचना सारी लकड़ियां वहीं छोड़कर झुमकी के घर की ओर दौड़ पड़ी। रचना दौड़ती हुई झुमकी के घर पहुंची। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। क्या हुआ रचना, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? रचना ने हांफते हुए सारी घटना झुमकी को बता दी। ये सुनते ही झुमकी फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार की मृत्यु का सदमा झुमकी को भीतर तक तोड़ गया। उस दिन के बाद झुमकी चुप रहने लगी और अकेले में घंटों लेटी रहती। इधर जब राजकुमार जयंत कई दिनों तक महल नहीं लौटा तो राजा भानु प्रताप की चिंता बढ़ गई। राजा भानु प्रताप ने अपने पुत्र की तलाश के लिए सैनिक भेजे, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली। एक दिन झुमकी रोती हुई रचना के पास पहुंची। मैं अब चुप नहीं रहूंगी रचना, मैं महाराज के पास जाऊंगी और तुम जमींदार के बेटे के खिलाफ गवाही दोगी। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। जमींदार और उसके पुत्र का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। इससे पहले भी हमारे गांव के लोग उनके जुल्म का शिकार बन चुके हैं। अब इसे रोकना जरूरी है। रचना और झुमकी राजमहल पहुंची और राजा भानु प्रताप को सारी घटना बता दी। क्या तुम सच कह रही हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। हमारे गांव के जमींदार के पुत्र शमशेर सिंह ने आपके पुत्र को पानी की दलदल में धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजकुमार झुमकी से प्रेम करते थे और शमशेर सिंह की नीयत झुमकी पर खराब थी। ये सुनते ही राजा भानु प्रताप क्रोधित हो उठा। हम सबसे पहले इस बात की जांच करेंगे। हम तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुलाएंगे। राजा भानु प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया। फिर भीखन और कौशल्या को महल बुला लिया गया। हमारा पुत्र कई दिनों से महल नहीं लौटा। तुम्हारी पुत्री और रचना का कहना है कि उसकी हत्या जमींदार के पुत्र शमशेर सिंह ने की है। क्या वास्तव में उसने तुम्हारी पुत्री को छेड़ा था? हाँ महाराज, उसने हमारी पुत्री को छेड़ा था। इतना ही नहीं, जमींदार और उसका पुत्र पूरे गांव पर अत्याचार करते हैं। भारी ब्याज लगाकर लोगों की जमीनें हड़प लेते हैं, मनमानी करते हैं, मनमानी। राजा भानु प्रताप ने एक सैनिक की ओर इशारा किया। जाओ और गांव वालों से पूछो। अगर एक भी व्यक्ति गवाही दे कि ये सच है तो हम मान लेंगे कि रचना सही कह रही है। जाओ। कुछ देर बाद सैनिक लौट आया। हाँ महाराज, गांव वालों ने डरे हुए शब्दों में यही बताया कि जमींदार और उसका पुत्र बहुत बड़े अत्याचारी हैं। चलो चलो चलो, अब उस दलदल में चलते हैं जहां हमारे पुत्र को धक्का दिया गया था। जल्दी चलो चलो।
राजा भानु प्रताप सैनिकों, भीखन, झुमकी और रचना के साथ तालाब पर पहुंचा। सैनिकों ने दलदल में खोज शुरू की। कुछ देर बाद राजकुमार जयंत का शव मिल गया। राजा भानु प्रताप फूट फूट कर रो पड़ा। इसका मतलब तुम दोनों सच कह रही थी। तुम दोनों जाओ, जमींदार और उसके पुत्र शमशेर सिंह को घसीटते हुए लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर में सैनिक जमींदार शमशेर सिंह और भैरों को घसीटते हुए वहां ले आए। शमशेर सिंह बुरी तरह डर गया। एक सैनिक राजा से बोला, महाराज, गांव वालों का कहना है कि भैरव भी इसका मित्र है और हर बुरे काम में ये भी इसका साथी है। कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। मेरे पुत्र का शव इसी दलदल में मिला है और तुमने निर्दयता से उसे यहाँ धक्का दिया। इसकी गवाह ये रचना है। शमशेर सिंह घुटनों पर गिर गया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं वासना में अंधा हो गया था। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। जिस तरह से तुमने हमारे पुत्र को इस दलदल में तड़पा तड़पा कर मारा है ना, उसी तरह से सबसे पहले इसके पिता को इस दलदल में फेंक दो। सैनिकों ने जमींदार को दलदल में फेंक दिया। जमींदार मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई आगे नहीं आया। शमशेर सिंह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, पिताजी, महाराज, महाराज मुझसे गलती हो गई। गलती से आप जानबूझकर गलती ना कीजिए। मेरे पिता को छोड़ दीजिए। गलती मुझसे हुई है। मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पिता की भी है, जिसने तुम्हें इतने घटिया संस्कार दिए। चिंता मत करो, कुछ देर में तुम भी अपने पिता के पास पहुंच जाओगे। महाराज, मुझको छोड़ दीजिए। राजकुमार जयंत को धक्का शमशेर ने दिया था। मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मुझे को छोड़ दीजिए। लेकिन तू भी बुरे काम में लिप्त रहता था, सजा तुझे भी मिलेगी। कुछ ही समय में जमींदार दलदल में डूब गया। राजा भानु प्रताप ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, अब शमशेर और भैरों को भी इसमें फेंक दो। सैनिकों ने शमशेर सिंह और भैरों को भी दलदल में फेंक दिया। कुछ ही देर में वो दोनों भी डूबकर मर गए। राजा भानु प्रताप भीखन, झुमकी और रचना को लेकर गांव पहुंचा। गांव वालों, आज से गांव का जमींदार भीखन होगा। जमींदार और उसके पुत्र के अत्याचारों से अब तुम सबको मुक्ति मिल चुकी है। इतना कहकर राजा भानु प्रताप वहां से चला गया। उस दिन से भीखन गांव का जमींदार बन गया। जमींदार बनने के बाद भीखन ने उन सभी किसानों की जमीनें वापस कर दी जो पहले जमींदार ने धोखे और कर्ज के बल पर उनसे छीन ली थीं, और झुमकी अपनी प्यारी गाय राम प्यारी को वापस घर ले आई।